नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे भारत और इटली के बीच में जो संबंध इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ भाई, ये आपको कहाँ काम है। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी में भी अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो पेपर थर्ड है, उस पेपर थर्ड की पार्ट फर्स्ट में एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय मामले, और उसी में एक सब टॉपिक है जिसका नाम है क्षेत्रीय एवं वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका। उसमें बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके बारे में जानकारी दी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से EU, G20, ब्रिक्स है, SCO है, क्वाड, फोकस है, दक्षिण है, I2U2 है। जो अपडेटेड हैं उनको आरपीसी द्वारा इस सिलेबस में जोड़ा गया है। और यहाँ से आरएस मुख्य परीक्षा में 10 नंबर का या 5 नंबर का सवाल हमेशा बनता है। जैसे 2021 के मुख्य पेपर्स में जो पार्ट है उनके बारे में, पार्ट की भूमिका के बारे में प्रश्न पूछा गया था, 10 नंबर का 100 शब्दों में। इसी तरह 2016 या 18 के मुख्य परीक्षा के पेपर में ब्रेक्जिट से संबंधित एक प्रश्न आया था। जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, उसमें नाम आता है ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन किस तरह से यूरोपीय यूनियन है उससे बाहर निकल गया है, ठीक है? तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने ब्रेक्जिट किया था। ब्रेक्जिट के बारे में भी 10 नंबर का प्रश्न पूछा जा चुका है। ब्रिक्स के बारे में प्रश्न आ चुका है। जब फोकस की बात चल रही थी, AUKUS फोकस, जो लेटेस्ट 2022-23 के अंदर ही बना था, किस तरह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने मिलकर फ्रांस को फोकस से बाहर किया था। मतलब फोकस आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं आगे डिटेल से फोकस के बारे में। यूपीएससी मेंस में 20 नंबर के बारे में, इसके बारे में सवाल पूछा गया है फोकस के बारे में, ठीक है? तो जितने भी जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वहां से मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत और इटली के बीच में जो संबंध है उसके बारे में। उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें EU की, यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 देश आते हैं। उन 27 देशों में इसके पहले 28 देश थे। मैंने बताया था जब एक पत्रकारी व्यक्ति बोरिस जॉनसन ब्रेक्जिट मुद्दे के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जैसे बनते हैं तो यूरोपियन यूनियन जिसमें 28 देश थे, जिनका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, तो बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन को ब्रेक्जिट से ब्रेक्जिट के माध्यम से यूरोपियन यूनियन से बाहर कर दिया। तो आज भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है कौन? ब्रिटेन। अभी ब्रिटेन में जो सत्ता लड़खड़ा रही, अभी जो ब्रिटेन में उससे पहले जो बोरिस जॉनसन थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, बीच में ऋषि सुनक आए। इसके बाद में जो भी ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कीर स्टाइमर, उनको बहुत सारी विरोध झेलना पड़ रहा है। और ब्रिटेन के जो उनको सत्ता में चुनौती मिल रही है, ब्रिटेन के जो नए लीडर्स हैं लेबर पार्टी के, क्योंकि अभी जो उनके स्थानीय चुनाव हुआ तो उसमें लेबर पार्टी की बहुत ज्यादा हार रही है। इसके माध्यम से बहुत सारे नेता वो के सरकार को चुनौती दे रहे हैं, और उनकी चुनौती में उनका मुख्य मुद्दा ये भी है कि ब्रिटेन को वापस से किसने जोड़े, यूरोपियन यूनियन, अर्थात ब्रेक्जिट को खत्म कर दिया जाए। हम बात कर रहे थे भारत और इटली के बारे में, ठीक है? तो जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य है इटली, ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो ट्रेड व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसमें अगर इटली की बात करें तो इटली भारत का चौथा सबसे बड़ा, यूरोपियन यूनियन में चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक देश है, ठीक है? भारत और इटली के बीच में प्रति वर्ष 14.25 अरब यूरो का ट्रेड होता है। और इस ट्रेड में भारत इटली को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, और ट्रेड सब प्लेस में रहता है भारत हमेशा। दूसरी बात,
इसी में जो भारत का जो ट्रेड अपन बैलेंस बोल सकते हैं वो हमेशा भारत के पक्ष में रहता है। इसका मतलब भारत के साथ, इटली के साथ भारत व्यापार करके हमेशा एकदम बढ़िया रहता है। मतलब लॉस में नहीं रहता, प्रॉफिट में हमेशा, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और वहाँ से इम्पोर्ट कम होता है। और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें से इटली में लगभग भारत के 2 लाख इंडियन इटली में काम करते हैं। तो प्रति वर्ष लगभग 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट इटली में पढ़ते हैं। और जो अपन बात कर सकते हैं जो विदेशी मुद्रा है उसमें बहुत ज़्यादा जो यूरो है उनको वापस अपने देश में भेजते हैं, तो भारत के लिए ये लाभकारी रहता है। अभी हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री है वो 5 देशों की, यूरोपियन देशों की यात्रा पर गए। उनमें जो अंतिम देश था जो था इटली, जहाँ पर कल जो इटली के प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारे समझौते किए जाते हैं। ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की जाती है जो बताए गए मुख्य रूप से भारत इटली के बीच में एक विशेष रणनीतिक साझेदारी रोड मैप तैयार होगा जिसके तहत आईमेक, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम बात करते हैं, हम जब भारत हैं अभी जो वर्तमान में संकट चल रहा है, हॉर्मुज संकट। हॉर्मुज संकट जो मुख्य रूप से जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी उनको जोड़ने का कार्य करता है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो, और किस तरह से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अच्छी तरह से कब्जा कर लिया। और दुनिया की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की जो हड्डी है, इकोनॉमी या रेट की हड्डी बोल सकते हैं अपन, जिसको बोल सकते हैं एनर्जी सोर्स, ऊर्जा संसाधन, उन पर किस तरह से ईरान ने कब्जा करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हड्डी को कमजोर कर दिया, या रेट की हड्डी को कमजोर कर दिया बोल सकते हैं। उसी तरह ईरान का एक सपोर्टर देश है सऊदी अरब के नीचे, जिनको बोलते हैं यमन। और यमन में जो हुती विद्रोह है वो ईरान में रहने वाले शिया जो मुसलमान हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। और अगर ईरान हुतियों को आदेश दे दे तो उसके नीचे जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली एक स्टेट है जिसको बोलते हैं पावे मंडल स्टेट, उस पर अगर ईरान का या हुती विद्रोह का कब्जा हो जाता है तो भारत के जितने भी एक्सपोर्ट हैं यूरोपियन देशों और मिडिल ईस्ट एशियाई देशों में, वहाँ पर एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे। इसके बाद इंपोर्ट चीजें जो यूरोपियन यूनियन से भारत बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट करता है तो वो भी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि जो भूमध्य सागर से भारत या भूमध्य सागर या यूरोपियन देशों से भारत की पहुंच का एकमात्र माध्यम है लाल सागर। लाल सागर के माध्यम से जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल से भूमध्य सागर में एंट्री करके जो जहाज है वो जहाज के माध्यम से जो यहाँ से जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो भी बहुत सारे जो भी मशीनरी प्रोडक्ट हो सकते हैं और भी एग्रीकल्चर, उनको यूरोपियन जैसे देशों में भेजने का मुख्य मार्ग वही है। एक तो लाल सागर स्वेज नहर वाला, दूसरा जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहाँ के माध्यम से फिर वो इराक ईरान वाले मुद्दे से फिर इसराइल से सीधा अ, भूमध्य सागर, लेकिन वो वाला थोड़ा कठिन पड़ता है क्योंकि वहाँ पर पूरा पूरा जो अभी भी मतलब जो लैंड एरिया है वहाँ पर जो रेलवे फैक्ट्री वाला काम है वहाँ पर कोई ना कोई संकट की वजह से वो अधूरा ही रह रहा है, वहाँ पर संभव नहीं है। बाकी जो मिडल एशिया में भारत तो अपना चाबाक पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान उस वाले एरिया में भेजने का कार्य करता है, लेकिन वो भी आजकल जब से ईरान पर अमेरिका द्वारा हमला किया जा रहा है और ईरान से जो भी देश व्यापार करेगी उनके खिलाफ अमेरिका जो आशा लगा देता है, जिसके लिए तो भारत का जो चाबाक पोर्ट जो ईरान वहाँ से या उसके जो विकास का काम चल रहा था वो भी लगभग। तो इटली की बात करें तो इटली का जो मैप है वो विश्व के भूमध्य सागर, उसमें पैर के जूते की तरफ पंजे की आकृति में भूमध्य सागर में इटली। और इटली भारत के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसमें इस जॉइंट कॉन्फ्रेंस में एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इसके बाद सेमी
सारी चर्चा हुई है। जो प्रोडक्शन है डेयरी उत्पादन क्षेत्र में उसके बारे में। साथ ही यहाँ पर एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस में एक लाइन बोली गई थी देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा हिंदी में, परिश्रम की सफलता की पूंजी। तो ये कुछ बहुत सारे जो लाइन वो हम उसमें से निकालने का प्रयास करते हैं जो मुख्य परीक्षा में काम आते हैं। जब हम पेपर 4 लिखते हैं उसमें जो एक्सटेंशन होता है पल्लवन जिसको बोलते हैं भाव विस्तार हो सकता है जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन चुटकी या मुहावरे दे दिया जाता है जो 100 शब्द में लिखना होता है। उस परिश्रम सफलता की कुंजी है उसके बारे में यहाँ से बहुत सारा लोगों को तो हमने इसके बारे में सोचा कि हर एक शब्द में से हर एक लाइन में से हमें हमें हमारे जो परीक्षा में क्या उपयोगी चीजों को ध्यान देना जरूरी है। साथ ही इटली और भारत के बीच में जो टेरर फाइनेंसिंग होती है इंटरनेट पर उसको रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने की सहमति जताई। 2027 तक भारत और इटली जो टूरिज्म कल्चर है उसको 2027 वाले ईयर टूरिज्म कल्चर के रूप में का निर्णय किया गया। और इसके साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट की बात करते हैं तो उसके बारे में भी जरूरी है कि भारत और इटली मिलकर डिफेंस इंडस्ट्रीज रोड मैप तैयार करेंगे। साथ ही जो प्रोडक्शन है उसका साझा उत्पादन करेंगे। तो भारत का मुख्य उद्देश्य उसमें यही रहेगा कि जो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल इसके बाद जो एचएफ द्वारा जो तेजस हेलीकॉप्टर निर्मित किया जाता है इसके बाद भारत का जो आकाश मिसाइल एक प्रकार का जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है स्वदेश उसको भारत कहीं कहीं जो इतनी है उनको बेचना भी चाहता है। ठीक है? तो इस तरह से भारत और इटली के बीच में कुछ समझौते हुए हैं। इटली की बात करें तो इटली प्राचीन समय में भी इटली का दबदबा रहा है। जब हम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे। तो धुरी राष्ट्र में इटली जर्मनी और जापान का नाम था। तो इटली जैसा वैसे इसकी इकोनॉमी की स्थिति वर्तमान में ठीक नहीं है लेकिन कभी बहुत ज़्यादा दुनिया में तांडव मचाए थे। इटली की एक तानाशाही थी जिसका नाम मुसोलिनी। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर है उसी तरह मुसोलिनी। और इटली जब हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ते हैं धर्म सुधार आंदोलन के बारे में प्रबोधन के बारे में तो उससे पहले भी पढ़ते हैं जब एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्को पोलो। शहर था जिसका नाम था वेनिस वहाँ का रहने तो जब 17 वर्ष की उम्र में अपने जो पापा रहते हैं चाचा हम लोगों के साथ जब चीन की यहाँ पूर्वी एशिया की यात्रा पर निकलते हैं तो एक मंगोल शासन खान के दरबार में चलता है। वहाँ पर बहुत सारे जो सेवाएं करता है लेखक भी था यात्री भी था पेट का व्यापारी भी था वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जब चीन से लौटने के बाद और एक बार भारत के बीच दक्षिण वाले क्षेत्र हैं पांडे साम्राज्य समूह 1288 से फ्रांस के बीच में था। यहाँ से जब वापस निकले तो उन्होंने पूर्वी एशियाई देशों के बारे में बहुत कुछ उनकी पुस्तक ट्रेवल्स को बनाते थे। इन मार्को पोलो पुस्तक में उन्होंने जो पूर्वी एशियाई देशों की समृद्धि के बारे में उनकी जो आर्थिक स्थिति किस तरह से वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत है। जब वो गए थे तो रेशम रोड के बारे में सिल्क रोड उनके बारे में बताया किस तरह से चीन और पूरी दुनिया और सिल्क रोड सभ्य व्यापार को बढ़ावा देते हैं। ठीक है? जब उन्होंने इस पुस्तक में बातें लिखी मैंने समझा उसके बाद यूरोपीय लोगों ने जो पढ़ना शुरू किया पुनर्जागरण का दौर होता है और पुनर्जागरण के दौर के बाद बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद पता चला कि इस यूरोपीय दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जिसका नाम पूरी एशिया। तो फिर यूरोपीय लोगों की नींद उड़ी और फिर उन्होंने समुद्र माध्यम से नाविकों के माध्यम से नाविकों के कोलंबस से वास्को डी समुद्री
भारत की ओर किस तरह से था कि जो दक्षिण भारत में जो मसालों है, उनका जो व्यापार रुक गया था, धर्म से आंदोलन को लिया, मुस्लिम दुनिया का पतन हो गया था, तो जो यूरोप और एशिया को जो कनेक्ट करने वाला लैंड एरिया उस टाइम के टर्की की बात करते तुर्की, जैसे वहां पर रोमन साम्राज्य का अंत कर दिया और वहां पर मुस्लिमों ने अधिकार कर लिया। उसके बाद जो यूरोप के लोगों पूर्वी एशिया में जो उनकी जो मानवीय था, जो चीजें मिल रही थी वो जैसे कि हम लोग समुद्र के माध्यम से पूर्वी एशिया में आने का प्रयास। तो इटली और भारत के बीच में बहुत सारे प्राचीन संबंध थे। रोम की सभ्यता में पुनर्जागरण के पहले इटली के बहुत ज्यादा था, वहाँ पर चर्च का बोलबाला बहुत ज्यादा। इटली में बहुत सारे ऐसे चित्रकार आपने सुना होगा, पुनर्जागरण के दौर में जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने मोनालिसा का चित्र बनाया था। तो लास्ट में बहुत सारे चित्र, और इसके बाद एक और मूर्तिकार थे जिनका नाम था माइकल एंजेलो, बहुत खतरनाक मूर्तिकार थे। पुनर्जागरण के दौर में उन्होंने अपनी जो भूमिका निभाई वो काबिल तारीफ है। भारत और इटली के बीच में जो संबंध है, आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे सांस्कृतिक, उनको आगे और बढ़ने की प्रयास की। तो आगे भी और भी बहुत सारे जो हमारे परीक्षा संबंधित जो भी आने वाली जो भी सामग्री है, जो भी कंटेंट है, उनको छोटे छोटे वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। आप भी इसे लिखने के बाद इस तरह से लिखने का प्रयास करें, क्योंकि मेंस एग्जाम में आप कितना आता है, क्या आता है, वो तभी उपयोगी है जब हम उस कॉपी में लिख पाते हैं। जब हम पेपर देते हैं, परीक्षा का लिखते हैं, तब बहुत सारा हमें कभी कभी बहुत सारा आते हुए भी रह जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जब रैंक में एक नंबर दो नंबर से बहुत पीछे छूट जाते हैं, तो इस याद रखना है। और जब भी आ रहा है मुख्य परीक्षा के, जब हम चारों पेपर लिखे, चारों पेपर को फर्स्ट पेपर जिस जोश के साथ, जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्सुकता के साथ लिखते हैं, उसी प्रकार की निरंतरता हमें फोर्थ पेपर तक बनी रहना चाहिए, मेरा शुरुआत। क्योंकि कभी कभी हम फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसी दिन जब सेकंड पेपर होता है और दूसरे दिन फोर्थ पेपर होता है, उस समय हम थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं, जहाँ पर हमारा सबसे बड़ा मसला होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, और जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको कवर करने का प्रयास। तो आगे हम एक आध दिन जानेंगे ऑक्टस के बारे में, किस तरह से जो फ्रांस को यूएस यूके और ऑस्ट्रेलिया में मिलकर धोखा दिया, क्योंकि उसी के उपलक्ष्य में बना था ऑक्टस। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, तीनों मिलकर बना ऑक्टस। फ्रांस की जो डीजल पनडुब्बी थी, जिनको खरीदना चाहता था ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अमेरिका और यूके ने डीजल पनडुब्बी की जगह किस तरह से जो नाभिकीय रिएक्टर्स पनडुब्बी देने का वादा कर दिया। फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो करोड़ों की डील के दी थी, उसका नुकसान किया। तो फोकस क्या है, इसके बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे। मैं आपको बताने का प्रयास, आप भी अपने साथ इस प्रकार का सिलेबस साथ में रखें। इसका और जितने भी टॉपिक
फैमिलीज टॉपिक હોય કે હોય જરૂરી નહીં લેकिन बात इतना में समझ